नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। सरकार की तरफ से यह जग जाहिर किया गया है कि नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में भारत के बैंकों ने तकरीबन 16,11,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के कर्ज को राइट ऑफ किया है। 16,11,000 करोड़ रुपए कितना हुआ? 10 सालों में कितना कर्ज राइट ऑफ किया गया, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि 10 साल की शिक्षा का कुल बजट भी 10 सालों में बैंकों ने जितना कर्ज राइट ऑफ किया है उससे 40% कम है। 10 साल की हेल्थ का कुल बजट भी बैंकों ने 10 साल में जितना कर्ज राइट ऑफ किया है उसका तकरीबन आधा बनता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में बैंकों ने कर्ज को राइट ऑफ किया है। साल 2008 में यूपीए के शासनकाल में बैंकों ने देश भर के किसानों का कुल 60,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ कर दिया था। इस कर्ज माफी पर बहुत बड़ा बवाल मचा था। बिजनेस अखबारों ने किसानों की गई कर्ज माफी को बहुत गलत तरीके से पेश किया था। मगर मौजूदा वक्त के हालात को देखिए, बैंकों ने 10 सालों में 16 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्ज राइट ऑफ कर दिया, मगर किसी भी तरह का शोरगुल नहीं मच रहा है। इतनी बड़ी जानकारी जिसमें धांधली की अनगिनत परतें खुल करके सामने आएंगी, उस पर चुप्पी स्वीकार कर ली गई है। नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में कितना कर्ज राइट ऑफ किया गया, इस पर कई खबरें कई बार छप चुकी हैं, मगर इस सवाल पर मिली यह अब तक की सबसे मुकम्मल जानकारी है जो भारत सरकार की तरफ से आ रही है। भारत सरकार में सचिव के पद पर रह चुके, प्रसार भारती के सीईओ के पद पर रह चुके और अभी हाल ही में राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा देने वाले जवाहर सरकार के प्रश्न पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से यह जानकारी साझा की गई है। आप सोच रहे होंगे कि 16 लाख करोड़ रुपए के राइट ऑफ में कितना कर्ज कॉरपोरेट का राइट ऑफ किया गया है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री का राइट ऑफ किया गया है। तो जवाहर सरकार ने द वायर पर इस विषय पर अंग्रेजी में लेख लिखते हुए यह बताया है कि 10 साल में राइट ऑफ किए गए 16 लाख करोड़ रुपए में से 12 लाख करोड़ रुपया तो केवल बड़े बड़े कॉरपोरेट और फ्रॉड करके लिए गए कर्ज का राइट ऑफ किया गया है। इस 12 लाख करोड़ में से 9,25,000 करोड़ केवल कॉरपोरेट का कर्ज राइट ऑफ किया गया है। बाकी उनका कर्ज राइट ऑफ किया गया है जिन्होंने फ्रॉड करके बैंकों से कर्ज लिया मगर बैंकों को नहीं लौटाया। इस फ्रॉड में भी बड़े बड़े कॉरपोरेट के फ्रॉड शामिल हैं। अब आगे इस पर बात करने से पहले राइट ऑफ को समझ लेते हैं। बैंकों का दिया गया कर्ज मूलधन और ब्याज के साथ समय पर जब नहीं मिलता है तो यह बैड लोन हो जाता है। समय बीत जाने के 90 दिनों बाद भी जब बैंकों को यह नहीं मिलता है तो इसे एनपीए कहा जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। दरअसल बैंक का दिया गया कर्जा बैंक की बैलेंस शीट में एसेट्स की तरफ दर्ज होता है। जैसे बैंक की बिल्डिंग, कंप्यूटर, कार बैंक की संपत्ति होती है, उसी तरह से जो बैंक कर्ज देता है दूसरों को, वह भी बैंक की संपत्ति होती है, बैंक का एसेट्स होता है। इसलिए जब बैंक को ऐसा लगता है कि उसकी संपत्ति समय बीतने पर वापस नहीं हो पा रही है तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की कैटेगरी में चली जाती है। समय और बीतता चला जाता है और बैंक को लगता है कि दिया गया कर्ज वापस लौट के नहीं आने वाला, उसकी वसूली मुश्किल होने वाली है, तो बैंक के एसेट साइड से इसे हटा दिया जाता है। इसे ही राइट ऑफ करना कहा जाता है। यानी राइट ऑफ एक तरह की अकाउंटिंग प्रक्रिया है जिसे बैंकों को करने की छूट मिली होती है, जिसका मकसद यह होता है कि बैंकों की बैलेंस शीट, बैंक की तरफ से देखा जाए तो मकसद यह बनता है कि बैंकों की बैलेंस शीट साफ सुथरी दिखे। और अगर बैंक की बैलेंस शीट्स के एसेट साइड्स ऐसे दिए गए कर्ज में दिखेगा जिसका वापस लौटना मुश्किल है, तो यह बैंक की कुल संपत्ति असलियत में जितनी संपत्ति है उससे ज़्यादा दिखेगी। बैंक को ज़्यादा टैक्स भुगतान करना पड़ेगा, यह बैंक के लिए नुकसानदायक होगा। इसी से बचने के लिए राइट ऑफ की प्रक्रिया अपनाई गई है। बैंक के कारोबार में यह एक नियमित प्रक्रिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बैंक अब राइट ऑफ के कर्ज की वसूली नहीं करेगा। राइट ऑफ किए गए कर्ज पर जो कर्जदार होता है उस पर मुकदमा चलाया जाता है। ऐसे कर्ज की आगे वसूली करने की कोशिश की जाती है और दंड का भी प्रावधान है। वो अलग बात है कि आज तक किसी को दंड नहीं मिला। यह तो एनपीए और राइट ऑफ से जुड़ी कागजी नियम है। इस कागजी नियम का धन्ना सेठों, अमीरों और पूंजीपतियों के गठजोड़ के साथ चलने वाली
मोदी सरकार के दौर में किस तरह का कबाड़ा निकला है उसे समझ लेते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुताबिक अगर किसी इकॉनमी में बैंकों का एनपीए बैंकों द्वारा दिए गए कुल कर्ज का 0.5% से लेकर के 2% के बीच में है, तो इसका मतलब है कि उस इकॉनमी में बैंकिंग व्यवस्था अच्छी खासी स्थिति में काम कर रही है। भारत की तुलना जिन देशों से हम कर सकते हैं उसमें चीन जैसा देश शामिल हो सकता है, आबादी के लिहाज से अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील जैसे देश आ सकते हैं। तो चीन का एनपीए कुल कर्ज का महज 1.66% है। अमेरिका का एनपीए कुल कर्ज का 1% से कम है। इंडोनेशिया और ब्राजील का जो एनपीए है उनके बैंकों द्वारा दिए गए कुल कर्ज का 2.7% से कम है। मगर भारत का एनपीए 2014 से लेकर के 2022 तक दिए गए कुल कर्ज का 7.85% है। नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासन के दौरान भारत ने तकरीबन जो कुल एनपीए है वह बढ़कर के 72 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। यानी भारत में बहुत ज़्यादा कर्ज एनपीए में तब्दील हो रहा है। बहुत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था में एनपीए बहुत ही ज़्यादा है। यह भारत की अर्थव्यवस्था के बुरे प्रबंधन की तरफ इशारा करता है, बैंकिंग व्यवस्था के बुरे प्रबंधन की तरफ इशारा करता है, उसके प्रशासनिक प्रबंधन की बुराई को दिखाता है। इस तरफ इशारा करता है कि भारत में बैंकिंग व्यवस्था ईमानदारी से नहीं चल रही है। नेताओं और पूंजीपतियों के गठजोड़ से चलने वाली सत्ता ने अपने फायदे के लिए बैंकिंग व्यवस्था को बहुत बुरा बना दिया है। इस तरह की संभावनाएं पैदा होती है, इसीलिए एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। जैसा कि राइट ऑफ का कॉन्सेप्ट बताता है कि जब कर्ज को राइट ऑफ कर दिया जाता है तो वह कर्ज बैलेंस शीट में नहीं रहता, बैंक उसकी वसूली में लगा रहता है। तो सवाल यह उठता है कि जो कर्ज राइट ऑफ किया गया उसमें से कितने की वसूली हुई। सरकार बताती है कि 2.5 लाख करोड़ रुपए की वसूली हुई, मगर यह नहीं बताती है कि कब से कब तक की अवधि के जो कर्ज है जो राइट ऑफ किए गए हैं उसकी 2.5 लाख करोड़ की वसूली हुई है। मतलब इसके बारे में ठोस जानकारी नहीं है कि कितने जो राइट ऑफ किया गया है उसकी वसूली हुई है। और अगर आंकड़े जो 2.5 लाख के दिख रहे हैं उसके आधार पर देखें तो यह संभावना तो ज़्यादा दिख रही है कि राइट ऑफ के बाद भी जो बैंक की रिकवरी है बहुत कम है, क्योंकि 2.5 लाख की रिकवरी हुआ है, पता ना कब का हुआ है, जबकि राइट ऑफ किया गया इन 10 सालों में 16 लाख करोड़ से ज़्यादा का। नियम यह कहता है कि जब बैंक का कर्ज कॉरपोरेट नहीं लौटा पा रहे हैं तो जो कंपनियां कारोबार के लिए उन्होंने कर्ज लिया था उसकी बची खुची संपत्ति से रिकवरी की जाएगी। तकनीकी भाषा में कहे जाए तो कंपनी अपने आप को दिवालिया घोषित करेगी, उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी और उस संपत्ति से कर्ज की वसूली होगी। इसका फायदा भी कॉरपोरेट ने ही उठाया है। कॉरपोरेट ने जिस कंपनी के लिए बैंक से कर्ज लिया था, कर्ज नहीं चुकाने पर उसे दिवालिया घोषित कर दिया। इसके बाद वह इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया में गई और बैंकों को रत्ती बराबर भी रकम उससे नहीं मिली। उदाहरण अब देखते जाइए। वीडियोकॉन ने बैंकों का 46,000 करोड़ रुपए नहीं चुकाया था, इतना बड़ा बकाया था। नरेंद्र मोदी के जाने माने पूंजीपति दोस्तों में से एक अनिल अग्रवाल की वेदांता ग्रुप ने वीडियोकॉन की बकाया की महज 6% राशि बैंकों को भुगतान किया और वीडियोकॉन को हथिया लिया। वीडियोकॉन को भी इधर फायदा पहुंचा, उसने पैसा नहीं लौटाया, और अनिल अग्रवाल को भी फायदा पहुंचा कि बहुत सस्ते दर में उन्हें मिल गया। इसी तरह से एबीजी सीपीआर लिमिटेड का बकाया 22,800 करोड़ रुपए का था। इसके इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया में बैंकों को महज 5% राशि मिली। अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन का 53 बैंकों पर करीब 47,000 करोड़ रुपए का बकाया था। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने 47,000 करोड़ रुपए के बकाया को महज 455 करोड़ रुपए में सेटल करवा दिया। सेटलमेंट के इस प्रक्रिया में तो गौतम अडानी ने गजब का फायदा उठाया है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन के मुताबिक 10 कंपनियों पर बैंकों का जो फाइनेंशियली तौर पर थोड़ी बीमार कंपनियां थी उन 10 कंपनियों का बैंकों पर 62,000 करोड़ रुपए का बकाया था। मामला इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया में गया। अडानी ग्रुप ने बैंकों को 16,000 करोड़ रुपए का भुगतान करके इन 10 कंपनियों को हथिया लिया। मतलब एक ही झटके में बैंकों को 74% का नुकसान हुआ। इस तरह से भारत की बैंकिंग व्यवस्था चल रही है। और सबसे अचरज भरी बात है कि किसी भी कॉरपोरेट को आज तक किसी भी तरह की सजा नहीं मिली है, जबकि सजा का प्रावधान है।
अब इसका असर सबसे ज़्यादा किस पर पड़ता है? बैंकों में हमारा और आपका ही जो मेहनत का पैसा है वह जमा किया जाता है। वह जमा किए गए पैसे को ही बैंक वाले कर्ज पर देते हैं। अब जब जो कर्ज पर दे रहे हैं और लाखों करोड़ रुपए का कर्जा लौट कर नहीं आ रहा है, यानी बैंक का मुनाफा कम होगा। जब बैंक का मुनाफा कम होगा तो जो हम अपनी कमाई वहाँ पे जमा किए हुए हैं उस पर इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा। और यही हम देखते आ रहे हैं कि कहीं और से शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो पैसा ज़्यादा मिलता है, लैंड में लगा देते हैं तो पैसा ज़्यादा मिलता है, और जो बैंक पे सेविंग रेट पर पैसा मिल रहा है वो बहुत ही कम है, वो बढ़ ही नहीं रहा है। बैंक सर्विस के लिए जो चार्ज करती है वह भी ज़्यादा चार्ज करने लगी है। बैंक का जो लोन देने का रेट है, जब उसको मुनाफा नहीं हो रहा है तो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो किस पर असर पड़ रहा है? आम आदमी पर। यह तो एक असर है। दूसरा असर इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए कि बैंक ने जिनको पैसा दिया है, कंपनी और कॉरपोरेट को, जो दिख भी रहा है कि 12 लाख करोड़ रुपए तो राइट ऑफ कॉरपोरेट का किया गया है, तो वो किसी प्रोजेक्ट के लिए होंगे, किसी धंधे के लिए, किसी कंपनी बनाने के लिए लिए होंगे। यानी कि वो पैसा जिस काम के लिए लिया गया था उससे रोजगार पैदा होता। पैसा तो चला गया, रोजगार भी नहीं मिला। रोजगार किसको नहीं मिला? हमको और आपको नहीं मिला। और पैसा मार्केट में क्या हो गया? सर्कुलेट कर रहा है। और उसके बदले में क्या हुआ? किसी भी तरह का प्रोडक्शन नहीं हुआ। यानी कि मार्केट में अनावश्यक पैसा लाखों करोड़ रुपए सर्कुलेट कर रहा है। और जब अनावश्यक पैसा जिसके बदले में किसी तरह का प्रोडक्शन नहीं हुआ है वह सर्कुलेट करता है तो अंततः क्या होता है? मनी की सप्लाई जब ज़्यादा होती है और प्रोडक्शन वैसा नहीं होता है, उसके बराबर नहीं होता है, संसाधनों को उस तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जाता है, तो अंततः महंगाई बढ़ती है। तो महंगाई का भी असर किस पर हो रहा है? हम पर हो रहा है। एक कॉन्सेप्ट होता है विलफुल डिफॉल्टर का। विलफुल डिफॉल्टर के कॉन्सेप्ट से यह आंकड़ा निकल के आ रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। यह जाकर के अब पहुंच गई है 2664, जो आज से 4 साल पहले 2000 के आसपास हुआ करती थी। और इसमें भी तकरीबन 1,92,000 करोड़ रुपए का विलफुल डिफॉल्ट हुआ है। ये कॉन्सेप्ट ये होता है कि ऐसे कर्जदार जिनके पास कर्ज चुकाने की क्षमता तो होती है मगर वह कर्ज नहीं चुकाते हैं, तो वह विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी कहलाती है। इसमें यह होता है कि जो कर्ज लेते हैं वह जिस कंपनी के नाम पर कर्ज लेते हैं वह कानूनी तौर पर, उस तकनीकी जो मामला बनता है कि कानूनी तौर पर उस कंपनी के नाम पर वो कर्ज लेते हैं या किसी प्रोजेक्ट के नाम पर, जब वो उसका दिवालिया निकल जाता है तो यह कानून कहता है कि आप उसी की संपत्ति ले सकते हैं, बेच करके वसूली कर सकते हैं। तो उसकी संपत्ति बेच करके जब वसूली की जाती है, बाकी उसके पास पहले से बहुत ज़्यादा संपत्ति है, वहाँ से नहीं ले सकते हैं। और जब उसकी संपत्ति वसूली की जाती है तो बहुत कम पैसा मिलता है। यानी कि जिसके वह कर्जदार जिसके पास कर्ज चुकाने की क्षमता है वह भी कर्ज नहीं चुका रहा है। इनकी संख्या जो है वह बढ़ती जा रही है। पता तो ये तक चलता है कि कॉरपोरेट ने, बड़े बड़े कॉरपोरेट ने, जैसे कि जिनका नाम आपने सुना होगा, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, जो सबसे बड़े विलफुल डिफॉल्टर हैं, ने बैंकों का बहुत पैसा लिया हुआ है। उन्होंने तो यहाँ तक किया कि बैंकों से पैसा लेकर के बैंकों के पैसे से ही अपना शोरूम बनवाया, बंगला बनवाया, बिल्डिंग बनाई, और बैंकों को पैसा नहीं चुकाया। तो जब बैंक गई संपत्ति वसूलने तो पता चला ये तो बैंक के कर्ज पर ही खड़ा किया गया है, यानी कि बैंक को कुछ भी नहीं मिला। इस तरह की धांधली बैंकिंग व्यवस्था में चल रही है। और यह क्यों चल रही है, इसका साफ जो कारण है वह यही है कि हमारा जो पूरा शासन तंत्र है वह पूंजीपतियों पर निर्भर है। पूंजीपति नेताओं को पैसा देते हैं, नेताओं और पूंजीपतियों गठजोड़ पर ये सब चलता है, और उन्हें आसानी से वह तरीका मिल जाता है जिससे वह बैंकों से हजारों करोड़ रुपए का कर्जा ले लें और उसके बाद सारा बोझ आम आदमी पर पड़ जाता है। शुक्रिया।